शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 731 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IAPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ही अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथिक ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर लीना मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। तो मैं मैम से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। नमस्कार। मैं सारे लोगों का आभारी हूँ कि मेरे को साहनी सर का खास करके और फोरम का जो हमें हमारी बात करना और आपस में चर्चा करने में एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो उसके साथ मैं आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। ये है क्वालिटी इन हेल्थ केयर। बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत क्लिनिकल टॉपिक या जो ऐसे नहीं है, बट क्वालिटी है तो सारा है। तो मेरे ख्याल से ये कहाँ ना कहाँ एक बेस में ये टॉपिक लेना बहुत जरूरी था। एंड ये सोच के सर से मैंने बात करी और उसके हिसाब से ये टॉपिक आज का डिस्कस करने के लिए हमने फाइनल किया है, वो क्वालिटी इन हेल्थ केयर है। तो अब हर एक को पता है क्वालिटी क्या है, लेकिन अगर उसको साइंटिफिक वे से हम जाए तो क्वालिटी का जो ISO 9001 का डेफिनेशन है वो है इज द डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस फुलफिल्स रिक्वायरमेंट्स। It's about consistently meeting consumer and regulatory needs and continuously improving process to enhance कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि जो क्वालिटी का मतलब है कि जो चीज हमें चाहिए, अगर प्रोडक्ट है, कोई भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की अपेक्षा हमें होती है मन में कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल टीवी लेना है तो ये टीवी कैसे होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, कलर होना चाहिए, कैसे चैनल्स होने चाहिए। तो ये हमारा एक एक्सपेक्टेशन है एज अ यूजर वो प्रोडक्ट के प्रति। और अगर मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो अगर मीट करता है तो मैं कहूंगी कि ये प्रोडक्ट है या ये जो टीवी है वो अच्छे क्वालिटी का है, क्योंकि जो मेरी नीड है ये या मेरी जो सोच है उसके हिसाब से वो मैच हो रहा है। वैसे ही ये सर्विसेज में भी है। जैसे हम कहते हैं कोई भी सर्विसेज है, जैसे हम हमारा जो OPD है वही सोचे, लेकिन अगर हम कोई भी स्कूल देखते हैं या कोई भी सर्विसेज है जहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, ट्यूशंस है, क्लासेस है, या हमारा हेल्थ केयर देखते हैं, तो जो हम सर्विसेज ऑफर करते हैं, हमारे यहाँ तो पेशेंट केयर है, तो वो सर्विसेज क्या हमारे जो भी यूजर्स हैं उनके हिसाब से सही है और क्या उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार है, उनके जरूरत के अनुसार है, ये देखना जरूरी है। तो ये ही ISO भी कहता है कि जो नीड है उसके हिसाब से और वो होना चाहिए। एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, मतलब ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज से मैं खुश हूँ, ये अच्छा है, ये मेरे लायक है, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है, ये होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि रेगुलेटरी नीड्स, मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन है वो एक जरूर पार्ट है, लेकिन रेगुलेटरी मतलब जो रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कौन प्रैक्टिस कर सकता है, तो ये एक डिसाइड है। तो कोई भी रेगुलेटरी नीड्स है, जैसे कुछ BIS मार्क्स होते हैं, कोई जैसे मानकता है, वो वैसे ही मार्क्स होते हैं कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट्स है, ACs है या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, तो ये रेगुलेटरी नीड्स जैसे टाइम बाय टाइम होती है, वो हिसाब से ये होना चाहिए। अब अगर इंग्लिश सिंपल की बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, तो ये जो आपके सामने है मैं इतना पढ़ूंगी नहीं क्योंकि ये सामने ही है, कि वही फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है वो अच्छे होने चाहिए, हमारे नीड के हिसाब से होने चाहिए, और यही उन्होंने मेन तरह से कहा है। बट अगर आज हम लोग हेल्थ केयर की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक मेन UN की बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड। तो उसका डेफिनेशन है कि WHO डिफाइन करती है क्वालिटी की क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज एज
इफेक्टिव, सेफ, पीपल सेंट्रिक, टाइमली, इक्विटेबल, इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंट। तो ये उन्होंने कुछ इनके पॉइंट्स दिए हैं। अगर कोई भी हेल्थ सर्विस या हेल्थ से जो हम सर्विसेज देते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, लेकिन ये चीजों के हिसाब से वो होगी तो उसको हम क्वालिटी हेल्थ केयर कह सकते हैं। तो इफेक्टिव मतलब जो भी हम दे रहे हैं वो इफेक्ट होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए, लोगों के हिसाब से होना चाहिए, लोगों को सेंटर में मद्देनजर रखते हुए होनी चाहिए, टाइम से होना चाहिए। मतलब आज अगर किसी को आईवी फ्लूइड की जरूरी है और वो वहां पे हेल्थ फैसिलिटी में गया और वो उसको मिला, आईवी फ्लूइड हो गया, इंजेक्शन हो गया, मतलब एलोपैथी की मैं बात कर रही हूँ, बट वो होना चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंटल केस है, वो इमरजेंसी में जाता है, तो वो चीजें होने चाहिए और वो टाइमली होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 घंटे बाद आया, जरूरी 1 घंटे पहले थी, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। इक्विटेबल मतलब हर एक को सिमिलर, और सारी एफिशिएंट होना चाहिए जिसका फायदा लोगों को अपने हिसाब से हो। तो ये बेसिक है क्वालिटी की डेफिनेशंस अलग अलग लेवल पे। आईएसओ, इंग्लिश मीनिंग सिंपल, एंड डब्ल्यूएचओ का जो डेफिनेशन है। इसके बाद अब हम क्वालिटी हेल्थ केयर की तरफ क्या है ये देखते हैं। तो अब जब भी हम हेल्थ केयर, ऑफ कोर्स ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विसेज है। तो जब सर्विसेज आती है तो उसमें बहुत चीजें इंक्लूडेड होती है। प्रोडक्ट तो एक होता है, उसके स्पेसिफिकेशंस, इंटरेस्ट और अपग्रेडेशंस या टेक्निकल चीजें, या वो या जो कंज्यूमर है, जो बायर है या जो यूज करने वाला है, उसका क्या उसके प्रति चाहत है, क्यों लेना चाह रहा है, उसकी नीड क्या है, वो एक बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हेल्थ केयर एक सर्विसेज है, और सर्विसेज में एक चीज नहीं अनेक चीज होती है। तो इसीलिए इसका अगर हम मोटा मोटा हम सिंपल लैंग्वेज में शुरुआत करते हैं बात करना, तो इसके क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर के 3 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं जो मेन है। एक तो पेशेंट के हिसाब से क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मतलब हम सारे लोग, हमारे बाकी पैरामेडिकल स्टाफ है, या भी पैरामेडिकल के साथ भी बाकी जो किचन का स्टाफ है या ऑफिस स्टाफ है, तो इनके प्रति उनका क्या मानना है। एंड अदर्स, अदर्स में आते हैं जैसे विजिटर्स है, पेशेंट के साथ आने वाले लोग हैं, या हम कहते हैं सोसाइटी और पब्लिक इन जनरल। तो ये यूजर पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्वालिटी के मायने अलग होते हैं। जो पेशेंट चाहता है वो कोई अलग है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो चाहते हैं उनके इच्छा या उनका जो रिक्वायरमेंट है उनके प्रति क्वालिटी क्या होनी चाहिए ये अलग है। एंड अदर्स मतलब बाकी जो स्टेक होल्डर्स है, पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के सिवा, और एट द सेम टाइम पब्लिक है, सोसाइटी इन बाय लार्ज है, जो साथ में आने वाले लोग हैं, इनके हिसाब से क्या क्वालिटी होनी चाहिए हेल्थ केयर की, इसके अलग अलग सोच है और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो कोई भी हेल्थ केयर अगर ये तीनों कैटेगरी को अगर फुलफिल करती है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हेल्थ केयर है वो क्वालिटी हेल्थ केयर है, और वो हम प्रदान कर रहे हैं। अब इसके सिवा जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी कि पेशेंट क्या चाहेगा कि मेरे को आज अगर कोई चीज की जरूरी है, अगर कोई भी पेशेंट आता है पेट में दर्द से या खांसी से, जो भी उनकी कंप्लेंट है, तो उनको सबसे पहले है कि मेरे को इमीडिएटली केयर करना है, इमीडिएटली अटेंशन होना चाहिए, इमीडिएट ट्रीटमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, अच्छा स्टाफ होना चाहिए, सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ वो है कि मैं ठीक भी होना चाहूंगा। कोई भी पेशेंट है तो वो पेशेंट की एक मोटा मोटा रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम क्या चाहेंगे या कोई भी डॉक्टर्स क्या चाहेंगे कि एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होना चाहिए, हमारी खुद की ग्रोथ होनी चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट में हम काम करें ताकि ऐसे ना हो कि हम ही बीमार रहे, ओवर बर्डन ना हो, हमारी अच्छी टीम हो, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो अच्छे होने चाहिए, मेडिसिन अच्छे होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, हमें सैलरी सही मिलनी चाहिए। तो ऐसे अनेक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के तरफ से भी इच्छा है या उनकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। एट द सेम टाइम अदर्स मतलब पेशेंट के साथ आने वाला क्या चाहेगा कि मेरे को बैठने के लिए अच्छी जगह चाहिए, पीने का पानी, टॉयलेट होना चाहिए, साफ सुथरा, अगर भूख लगती है तो वहां पे कुछ होना चाहिए। अगर हम बेसिकली में हॉस्पिटल पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, तो बट ये एक पर्सपेक्टिव्स है एंड वो पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, और इसको कंबाइन करके हर एक स्टेक होल्डर का जब भी सेटिस्फेक्शन होता है, उनकी नीड जब रिक्वायर होती है, तो वो एक अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर कह सकते हैं, जो सर्विसेज इन जनरल है वो अच्छी है।
अब हम लोग नेक्स्ट तरफ जाते हैं कि एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, इक्विटेबल, अवेलेबल व्हेन नीडेड, इफेक्टिव, सेफ, आउटकम्स एज एक्सपेक्टेड, पेशेंट सेंट्रिक, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, साइंटिफिक, इंटीग्रेटिव। इसका मतलब क्या है? ये टर्म्स वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट मैं जस्ट एक बताना चाहती हूँ जस्ट टू क्लियर कि एक्सेसिबल मतलब ऐसे जगह पे हेल्थ सर्विसेज होने चाहिए जैसे वो हॉस्पिटल हो, डिस्पेंसरी हो, क्लिनिक हो, वो एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब पेशेंट्स को या लोगों को वहां जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि जैसे कोई दूर दराज में है, पेशेंट वहां बीमार है पहले ही, उसको जाने के लिए बहुत मुश्किल है, पैदल चलना पड़ रहा है, वहां कोई जाने का साधन नहीं है। ऐसे मतलब इजीली एक्सेसिबल मतलब जहां से ज्यादा मेहनत करे बिना और घर के आसपास हो, और ऐसे जगह हो कि जहाँ पे आराम से कोई भी बीमार व्यक्ति वहां पहुंच जाए, तो ये एक्सेसिबल है। अफोर्डेबल मतलब कोई भी अच्छी सर्विसेज का एक दूसरा इम्पोर्टेंट है कि वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। मतलब कोई भी जहाँ पे पेशेंट जा रहा है, वो अपनी बीमारी को लेके जा रहा है, तो वो क्या अफोर्डेबल है उसके लिए। जैसे अगर आप ओवरऑल देखते हैं, अगर एक 100 रुपए है, तो क्या ये 100 रुपए देना वो अफोर्ड कर सकता है? ऑफकोर्स ये ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है, बट ये जनरलाइज टर्म है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो इतना एग्जॉर्बिटेंट हाई है कि लोग वो फैसिलिटी ले ही नहीं पाए। मेजोरिटी ऑफ लोग वो एरिया के अगर ले ही नहीं पा रहे हैं, तो जैसे छोटा सा एक विलेज है, वहां पे सारे खेती करने वाले लोग हैं, एक सिंपल सादा कोई साधारण सा गांव है, और वहां पे एक हमने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगा दिया। और अगर वहां पे लोगों की एक्स इनकम है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे इतना पेमेंट वहां पे फीस है कि वो वहां के लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो ऐसे हेल्थ के भले ही वो अच्छी है हमारे प्रोवाइडर के हिसाब से या इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, बट वो लोगों के प्रति उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां जाके वो अपनी ट्रीटमेंट ही नहीं करा सकते। तो ऐसे हेल्थ केयर का भी वो क्वालिटी नहीं है, कंसिडरिंग अगेन यूजर पर्सपेक्टिव। इक्विटेबल मतलब हर एक को इक्वली ट्रीट करना, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होनी चाहिए, या इमरजेंसी को पहले देखो, जो भी इक्विटेबल मतलब इक्वल टू ऑल होना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए ट्रीटमेंट की तरफ। और अवेलेबल व्हेन नीडेड, जब भी किसी को उसकी जरूरी है कोई भी ट्रीटमेंट की, तो वो वहां पे होनी चाहिए, और वहां के जो डॉक्टर्स है या जो स्टाफ है वो प्रदान करना के क्षमता में होने चाहिए, टाइमली, जिससे पेशेंट को बेनिफिट हो या वो ठीक हो। इफेक्टिव मतलब जब भी कोई ट्रीटमेंट लेता है, कोई भी प्रोसीजर होती है या कोई भी दवाई होती है, उसका कोई फायदा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो इफेक्टिव होना चाहिए मतलब जो भी पेशेंट्स की सिम्टम्स है उससे वो बाहर आए, उसकी बीमारी ठीक होए, ये बहुत जरूरी है। सेफ, तो अगर कोई भी बीमारी ठीक करना है तो कोई भी मेथड से हम ट्रीट करें क्या? नहीं, उसके लिए सेफ होना चाहिए, जो पेशेंट के लिए एट द सेम टाइम पब्लिक के लिए, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या जो हमारे नर्सेस है, सिस्टर्स मतलब, या जो भी पैरामेडिकल है, इन सारे लोगों के लिए वो सेफ होना चाहिए, जो भी हम उनको फैसिलिटी या सर्विसेज वहां पे दे रहे हैं। आउटकम्स मतलब जो भी आउटकम, अगर हम इफेक्टिव की बात करते हैं, इफेक्टिव एंड आउटकम में थोड़ा डिफरेंस है। इफेक्टिव मतलब वो ट्रीटमेंट का या वो सर्विसेज का अच्छा इफेक्ट एक पेशेंट के प्रति होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए मोटा मोटा। लेकिन आउटकम मतलब जब हम पब्लिक का बाय एंड लार्ज, एक सोसाइटी का या एक देश का या इंटरनेशनल लेवल का अगर सोचते हैं, तो वहां पे काफी आउटकम्स होते हैं, जैसे हेल्थ आउटकम्स या हेल्थ पैरामीटर्स भी हम उसको कह सकते हैं। जैसे आपको पता है कि वेरियस मॉर्टेलिटी, लाइक मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, या ऐसे अनेक रेट होते हैं, रेशियोज होते हैं, तो वो जो आउटकम्स है उससे ओवरऑल पता चलता है कि ये कंट्री का या ये स्टेट का क्या स्टेटस है ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से, क्या एक्सपेक्टेशन रेशियोज है, जो आउटकम्स है वो इसको मैच कर रहे हैं या उससे बहुत दूर है, या ये भी सोचना यहाँ जरूरी है। तो जो भी सर्विसेज दी जाती है वो आउटकम बेस्ड होनी चाहिए, एंड जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है उसको मीट करने के हिसाब से होनी चाहिए। ऑफकोर्स पेशेंट सेंट्रिक, क्योंकि ये जो भी हम सारा कुछ जो भी कर रहे हैं हम सारे मिलके, वो पेशेंट के भले के लिए कर रहे हैं। तो पेशेंट सेंट्रिक मतलब पेशेंट सेंटर में रख के सबसे पहला इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी पेशेंट के नीड को और उसकी सोच को और उसकी रिक्वायरमेंट को देके जो भी बाकी चीजें बाद में होती है वो करेंगे, तो वो पेशेंट सेंट्रिक क्वालिटी हेल्थ केयर कहे जा सकती है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मतलब आज हमने बहुत स्टैंडर्ड क्लिनिक बना दिया,
बट उसके बाद 10 साल हमने कुछ किया ही नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत पहले बना दिया क्लिनिक, बहुत अच्छा है, सारा ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट जैसे टाइम के अनुसार चीजें बदलती रहती है, और वो बदलाव को स्वीकार करते हुए हम अपने प्रैक्टिस में, हमारे जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसमें भी हमें चेंज लाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन लोगों को वो हिसाब से चेंज होता है। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो आज जो बहुत अच्छा है वो 5 साल के बाद बहुत अच्छा नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि टाइम के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती है, अपग्रेडेशंस हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तो वो हिसाब से हमें भी अपने आप को चेंज करके, इम्प्रूव करके, समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। साइंटिफिक मतलब जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो भी दवाई है, जो भी हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, हम होम्योपैथ से, तो ऑफ कोर्स होम्योपैथिक साइंटिफिक है, तो वो भी कोई भी ट्रीटमेंट है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। और इंटीग्रेटिव ये एक बहुत अलग सा वर्ड है। आजकल आप देख रहे हो कि अपार्ट फ्रॉम बाकी की हेल्थ केयर के साथ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर बहुत ज्यादा चर्चा में है। इंटीग्रेटिव का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे पहले 5 इयर्स प्लान होते थे, तो सरकार 5-5 साल का प्लान बनाते थे, उसमें टारगेट्स एंड गोल्स होते थे, एंड उसमें ही एक कैफेटेरिया अप्रोच आया। इसका मतलब क्या है कि एलोपैथिक सिस्टम की जो डिस्पेंसरीज है, वहां पे आयुष की, जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, इनकी भी डॉक्टर्स और डिस्पेंसरीज वहां पे हो गया। मतलब एक ही छत के नीचे पेशेंट को हर सुविधा वहां पे उपलब्ध कराई गई है। इससे ऐसे होता है कि अगर वहां पे कोई आता है पेशेंट, तो वो अपने नीड के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी ट्रीटमेंट या प्रणाली है उसको स्वीकार करता है। ऑफकोर्स उसका जो इम्पोर्टेंस है वो दो तरफ का है, कि उसकी क्या नीड है और कौन सी डिसीजेस से वो प्रॉब्लम है। जैसे कोई क्रॉनिक है, कोई सोराइसिस का पेशेंट आता है, तो वो ज्यादा माइग्रेन है, तो वो एलोपैथी से बिना होम्योपैथी के पास जाना ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि उसको क्यूअर चाहिए, उसको साइड इफेक्ट नहीं चाहिए। ऐसे अनेक उसके अपने अपने रीजंस हैं। तो इसीलिए इंटीग्रेटिव जो हेल्थ केयर है, वो इसका मतलब है कि सारी चीजें एक छत के नीचे एक जगह आप उपलब्ध करें, और जो भी पेशेंट को उसमें से चुनना है अपने चॉइस के हिसाब से, अपने डिसीज के हिसाब से, अपना जो ओवरऑल वो एरिया का कल्चर है वो हिसाब से वो चुने, और उसको पूरा हक है वो चुनने का और वो हिसाब से ठीक होने का। तो ये इंटीग्रेटिव का एक एग्जाम्पल है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत जगह पे इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर हम सुनते हैं। तो जैसे कोई भी हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में एलोपैथी के साथ आयुष को भी कुछ नंबर ऑफ बेड्स अलोकेट किए जाते हैं। वहां पे वो होम्योपैथी वाला हो या वो आयुर्वेद वाला है, वो जाके अपने ट्रीटमेंट वहां देता है। और जब हम इंटीग्रेटिव केयर की बात करते हैं, तो एक जब छत के नीचे आते हैं तो क्रॉस रेफरल्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो पेशेंट के भले के लिए कर रहे हैं। अगर हमें पता है कि ये स्टेटस अस्थमाटिकस जैसे मतलब बहुत सीवियर है, और हम जरूर दवाई देंगे, बट एट द सेम टाइम पेशेंट सेंट्रिक है, पेशेंट प्राइम है, तो अगर हमें लगा कि नहीं, उसको ऑक्सीजन के साथ कोई एलोपैथी दवाई की जरूरी है, पंप की जरूरी है, तो हम उसको भेजते हैं एलोपैथी के पास। एट द सेम टाइम एलोपैथी में कोई स्किन का पेशेंट आया है, सोराइसिस का है, विटिलिगो का है, वो लोग भी हमारे पास भेजते हैं। तो ये इंटीग्रेटिव केयर है, वो सारे लोगों को साथ बैठ के ओवरऑल पब्लिक के भले के लिए काम करना, ये एज ए टीम है, वो आजकल बहुत जरूरी है। एंड इसके हिसाब से आप देख रहे हो काफी चीजें, बदलाव हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम एक हेल्थ केयर क्वालिटी का अगर बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक डोनोबेडियन मॉडल है। तो वो डोनोबेडियन मॉडल कैसे हेल्थ जो है हेल्थ केयर है उसके क्वालिटी को कैसे असेस करता है? एक कहता है स्ट्रक्चर, दूसरा है प्रोसेस, एंड तीसरा है आउटकम। ये तीन ट्रायंगल्स है उसमें। तो स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, कैसे अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए कोई भी क्वालिटी लाने के लिए हेल्थ केयर में। प्रोसेसेस मतलब जो भी प्रोसेस है अंदर, जैसे पेशेंट आ गया, उसने अपॉइंटमेंट ले ली, डॉक्टर को दिखाया, दवाई ले ली, तो ये सारे प्रोसेस के पॉइंट है। उसमें वेटिंग पॉइंट आएगा, टर्न अराउंड टाइम जो हम टिपिकल कहते हैं, टीओटी, मतलब जब पेशेंट अंदर आया और उसके बाद सारा दिखा के जब दवाई लेके बाहर गया, इसमें कितना टाइम है, 20 मिनट है, आधा घंटा है, 1 घंटा है। तो ये एक प्रोसेस का ओवरऑल एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ।
आउटकम मतलब क्या ये सारा स्ट्रक्चर अच्छा बना के, एक प्रोसेस अच्छा प्रॉपर करके उसका आउटकम क्या रहा? नहीं तो स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, प्रोसेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, लेकिन आउटकम नहीं है, तो ये कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए डोनेबिडियन मॉडल में तीन चीजें को प्राधान्यता दी गई है। एक तो स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल सर्विसेज देने का, हेल्थ केयर फैसिलिटी का, प्रोसेसेस कैसी है, और प्रोसेसेस से और ये चीजों से क्या आउटकम हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। तो ये एक तीन चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कोई भी हेल्थ केयर की क्वालिटी को असेस करने से या सोचने से पहले। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो है ये डायनेमिक है, मतलब ये चेंजिंग है, तो इसीलिए ऑलवेज चेंज होना चाहिए। आज जो है वो कल 2 साल बाद वो क्वालिटी से नीचे हो सकता है, तो इसीलिए चेंज होना चाहिए टाइम के प्रति। बेंचमार्किंग एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है कि अगर वो एक है कि आज हम यहाँ पे हैं, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद नई चीजें आ गई और हमारे जैसे बाकी के जो फैसिलिटीज है उसको हम स्टडी करें और पता चला कि कोई यहाँ पे है, तो वो एक बेंचमार्क क्रिएट करके हमें ऊपर उठना है। तो वो एक ही जगह रुकना नहीं है, तो आगे इम्प्रूवमेंट करके, चेंजेस करके, टाइम के हिसाब से बेंचमार्किंग करके हमने आगे बढ़ना है, तो वही क्वालिटी है। इसका मतलब क्वालिटी के पर्सपेक्टिव आर चेंजिंग, और वो डे टू डे चेंज हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशन डे टू डे चेंज हो सकती है। तो ये हिसाब से हमें चेंज करके अपने आप को ऊपर उठाना है क्वालिटी के प्रति। अब हम कहेंगे कि ये क्वालिटी का फायदा क्या है। तो सबसे पहले अंडरस्टूड है, इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स है, मतलब ओवरऑल सारे लोग सही रहे, स्वस्थ रहे, तो सारी चीजें अच्छी रहेगी। अगर सारे स्वस्थ है तो बच्चे अच्छे स्कूल जाएंगे, अच्छे पढ़ेंगे, बड़े लोग हैं वो काम रोज करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, इकोनॉमी हमारे देश की या ओवरऑल अच्छी रहेगी, डिसीज का बर्डन कम हो जाएगा, पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर या पैसे कम हो गए तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। तो ये आउटकम्स इन जनरल होते हैं, सिर्फ हेल्थ आउटकम्स की ही ना बात करें तो इन जनरल इसका फायदा होता है। हेल्थ आउटकम्स जैसे वेरियस रेशियोज राइज है, जो टारगेट्स है वो हिसाब से हम कैसे उसको मीट करते हैं, तो ये हम इम्प्रूव कर रहे हैं। अब पेशेंट सेटिस्फैक्शन मतलब जहां भी पेशेंट आता है वो उसका मेन है कि जो भी वो कंप्लेंट लेके या जो भी परेशानी से वो आया है उससे कैसे ठीक हो रहा है, और सिर्फ ठीक ही हो रहा है वो क्या, हमारी जो सर्विस है उससे, हमारे व्यवहार से, हमारे दवाइयों से, हमारे स्टाफ के व्यवहार से, हमारा बैठने की कैसी जगह है, उसको पीने के पानी मिल रहा है क्या, मतलब ये जो उसकी जो नीड है वो सेटिस्फाइड है क्या ओवरऑल हमारे सर्विस से, ये भी बहुत जरूरी है। तो वो जब क्वालिटी हेल्थ केयर हम देते हैं तो बट नेचुरल है, पेशेंट सेटिस्फाई होता है, वो अच्छा होता है उसे, और वो और लोगों को हमारे पास रेफर करता है। ऑफ कोर्स ये तो एक अलग बात कर रही हूँ मैं, बट वो जरूरी है। सेफ होना चाहिए टू ऑल, मतलब जैसे तीन है, सोसाइटी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पेशेंट, तो जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो सेफ होना चाहिए हर एक को, और उसकी एफिकेसी मतलब जो भी हम दवाइयाँ दे रहे हैं उसकी अच्छा इफेक्ट होना चाहिए, एफिकेसी अच्छी होनी चाहिए, और वो बढ़ती रहनी चाहिए, मतलब एंड एज पर द नीड। एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बर्डन के बारे में मैंने बताया। अब यूएचसी मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है कि वही जो एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, रिक्वायर्ड क्वालिटी हेल्थ केयर, और ये सारी जो पॉइंट्स है इसको मद्देनजर रखते अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हर एक को वो हिसाब से ट्रीटमेंट मिले, हेल्थ कवरेज और हेल्थ बेनिफिट्स मिले, हेल्थ सर्विसेज मिले, ये एक डब्ल्यूएचओ का टारगेट है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब हर एक को एक्सेसिबल, ये जो हमने पहले पॉइंट बताए वो हिसाब से हेल्थ सर्विसेज, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए। एंड ये क्यों है, ऑफकोर्स जो भी टारगेट्स है वो कम करने के लिए। तो अब मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करूंगी। जैसे बहुत से हेल्थ आउटकम्स है, हेल्थ टारगेट्स है, रेशोज है, एमएमआर, आईएमआर जैसे काफी चीजें हैं, वो है हेल्थ रिलेटेड टारगेट्स। लेकिन अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, देखो अभी ये नया ट्रेंड है कुछ साल के बाद कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, जैसे अपग्रेडिंग होनी चाहिए, एंड सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब वो हमेशा एक लेवल पे रहनी चाहिए, डाउनफॉल नहीं होना चाहिए, और वही बेंचमार्किंग मतलब ऊपर उठते जाना है हर जगह पे। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एंड 2030 तक गोल्स है एंड टारगेट्स है। बेसिक 17 है, और उसमें अगर आप देखते हो सारे रिलेटेड है, एजुकेशन है, सेफ्टी है, क्लीन वाटर है, सारा है, लेकिन जो 3 नंबर है वो बेसिकली हेल्थ रिलेटेड है, उसमें भी काफी टारगेट्स है, काफी कुछ पॉइंट्स है। तो अगर वो हम देखते हैं तो
जो भी हम हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हैं वो इसके मद्देनजर होनी चाहिए, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लाने में मदद करे, एंड एट द सेम टाइम जो हमें टारगेट्स है वो मीट करना है। तो आपके मन में आएगा क्या हम सारा काम टारगेट्स के लिए करते हैं? नहीं, बट अगर हम ओवरऑल देखते हैं, अगर एक देश के लिए या एक कुछ कंट्रीज के लिए अगर देखना है, तो उसका मापदंड कुछ होना चाहिए। हम बहुत अच्छा दे रहे हैं बट ये सब्जेक्टिव टर्म है, तो कहाँ ना कहाँ उसका एक कैलकुलेटिव आउटकम हमें दिखाना चाहिए, नहीं तो वो पर्सपेक्टिव अलग हो जाएगा कि आपके लिए जो अच्छा है वो दूसरे के लिए अच्छा नहीं हो सकता, वो थोड़ा कम भी हो सकता है। तो ये इसीलिए ये साइंटिफिक वे है जहाँ पे रेशियोज, जहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है उसमें बायस नहीं आता। तो इसीलिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की मैं एक जस्ट इसके साथ बात कर रही हूँ। उसके बाद इंक्रीज इन, अब ऑफकोर्स इसमें काफी कुछ बात करने जैसे है बट हम इतना ही बात करके आगे चलते हैं। बाद में इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वो क्यों हो रहा है कि ओवरऑल जो मैनकाइंड है, सारे मनुष्यगण है या जो पूरे विश्व में जो लोग हैं वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, सुखी रहे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, मतलब कोई अगर बीमार है, किसी को पेन हो रहा है तो वो परेशान होता है अपने लाइफ में, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। वो जी तो रहा है, उसके दर्द है बट जी रहा है, बट क्या वो अपनी सारी एक्टिविटी ठीक कर रहा है? नहीं, तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉट ओनली अवे फ्रॉम द डिसीज बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ वो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल तीनों लेवल पे आ जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे 100 साल तो ह्यूमन बीइंग का एज है, लेकिन क्या 100 साल सारे जीते? नहीं, 60, उसके बाद 70 हो गया। अगर यही हम कंट्रीज की बात करते हैं तो स्वीडन जैसे कंट्रीज में तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। क्यों है? उसकी वजह बहुत अलग है। और एट द सेम टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिट हर एरिया की, हर लोकेशन की वो अलग है। जितनी सुविधा है, जितना वहाँ हेल्थ मेंटेन होता है लोगों में, उतना उनकी उम्र बढ़ती है, और इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम कह सकते हैं इसको। ये ओवरऑल बेनिफिट्स है क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर के। इन जनरल जो मेन मेन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और इसके सिवा बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा हम बात करते हैं, जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं तो एक्रेडिटेशन की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो एक जगह लाके हमें एक सेम पेज पे आना जरूरी है। नहीं तो हर एक की क्वालिटी अलग है। 3 लोग, हमने 3 पर्सपेक्टिव देखे, उसमें मैं डॉक्टर हूँ, जैसे आप सारे डॉक्टर है, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। तो कहाँ ना कहाँ एक पेज पे, एक लेवल पे हम सारे लोग मिलके आएंगे, तभी वो एक हम लेवल लाएंगे, और या एक कोई डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे कि ये होना चाहिए मिनिमम आपको। इससे ऊपर है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ये है, मिनिमम आपको इतना देना चाहिए, ये होना चाहिए। और ये कैसे होगा? ये हम आपस में तय करेंगे। मैं अपना तो नहीं करूंगी या आप किसी का, तो ये पीयर रिव्यूड एक ग्रुप के साथ होता है, और इसके बाद एक्रेडिटेशन होते हैं। तो ये एक्रेडिटेशन जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं, ये इसके बिना ये अधूरा है। तो इसीलिए मैं एक्रेडिटेशन पे बात करती हूँ। तो इसका मतलब है इट इज रिकॉग्निशन गिवन बाय द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंटेनिंग रिलेटेड स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या है? जो हम रोज के इसमें सर्विसेज देते हैं, कोई भी हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ रजिस्ट्रेशन है, आप कैजुअलिटी हो गया, सारी ओपीडीज हो गए, आईपीडी हो गया, आपके ओटी हो गया, मेडिसिन हो गए, डिस्चार्ज हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, क्वालिटी हो गया, ये परचेस हो गया। तो ये सारे अनेक CSSD मतलब स्टरलाइजेशन और वो हो गया। तो ये सारे, अगर हम होम्योपैथ की बात करते हैं तो हमारी अपॉइंटमेंट्स हो गई, पेशेंट एंट्री हो गई, उसके बाद उनका कैसे बैठते हैं, उनका एनवायरनमेंट हो गया, वे ऑफ ट्रीटमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, मेडिसिन देना, उनके फॉलो अप करना, उनका रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, उनके रेफरल होना, वो सारी चीजें अगर हम एक होम्योपैथिक क्लिनिक की बात करते हैं, तो ये जो सारे प्रोसेस हैं, इसको ये एक स्टैंडर्ड में है, इसका कोई रिकॉग्निशन कोई ऑर्गेनाइजेशन देता है, उसको हम एक्रेडिटेशन कहते हैं सिंपल शब्दों में। अब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि क्या, एक फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगी, अगर कोई एक
जैसे टर्न अराउंड टाइम की मैं बात कर रही हूँ, मतलब अगर कोई पेशेंट ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए आता है तो वो पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पे रजिस्ट्रेशन करेगा, अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं। उसके बाद लाइन में बैठेगा, नंबर आने के बाद उसको डॉक्टर देखेंगे, डॉक्टर देखने के बाद उनको हो सकता है कोई इन्वेस्टिगेशन बताए या कोई मेडिसिन लिखे, मेडिसिन ले, या वो हो सकता है वो हॉस्पिटल में प्रिस्क्राइब करके पेशेंट बाहर चला गया। तो ये पूरा टर्न अराउंड टाइम, मतलब एंट्री तक आउट में कितना टाइम है एक प्रोसेस में। अगर वो हॉस्पिटल में कहा कि ये मेरे पास आधे घंटे में होना चाहिए, और दूसरा हॉस्पिटल कहेगा नहीं मेरे पास ये 1 घंटे में होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं 10 मिनट में होना चाहिए, तो ये हर एक की अलग अलग है। तो ऐसे हम अलग अलग चीज को हिसाब से मैनेज नहीं कर सकते। तो ये सारे लोगों को मिलके वो केयर कौन सी है क्या है, ये हिसाब से हम अगर कहते हैं कि स्टैंडर्ड हमारा है कि कोई भी ऐसे हॉस्पिटल जो है वहां पे पेशेंट आता है वो आधे घंटे में सारी ट्रीटमेंट लेके, मतलब ऑफकोर्स मैं प्रोसीजर की वही बात कर रही हूँ, सिंपल कंसल्टेशन बाहर जाए। तो ये अगर हम स्टैंडर्ड कहते हैं, और बाकी अगर हम हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं तो अगर कोई 25 मिनट में कर रहा है तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई वो 2 घंटे में कर रहा है तो वो स्टैंडर्ड से बहुत अलग है। तो इसीलिए एक जनरलाइज स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं हर प्रोसेस के, हर सर्विसेज के, और उसका वो हम लोग ही बनाने वाले हैं, मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स है वही बैठ के बनाते हैं। और उसको देख के कोई ऑर्गेनाइजेशन वो हेल्थ फैसिलिटी को रिकॉग्नाइजेशन देता है कि नहीं, ये हमारे जो स्टैंडर्ड्स है इसके हिसाब से आपका हेल्थ फैसिलिटी या क्लिनिक या हॉस्पिटल इसको हिसाब से सही है, इसका मतलब वो क्वालिटी आप अपने हेल्थ सेंटर से प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर हम क्वालिटी एक्रीडिटेशन की बात कर सकते हैं तो इनक्वास है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स है। ये बेसिकली पब्लिक हेल्थ गवर्नमेंट जो केयर फैसिलिटीज है इसके लिए बने हुए हैं, तो ये प्राइवेट क्लिनिक के लिए नहीं है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाए हैं, और इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्लिनिक्स और ऐसे बहुत अलग अलग है। और इसके हिसाब से बहुत स्टैंडर्ड्स है कि कैसे होना चाहिए क्या होना चाहिए, वो हिसाब से वेरियस ऑडिट्स है, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। लेकिन ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए है, इसमें कोई स्पेसिफिक होम्योपैथी के लिए या आयुष के लिए ऐसे अलग नहीं है, जनरलाइज स्टैंडर्ड्स है फॉर एनी हेल्थ केयर फैसिलिटी रिलेटेड टू पब्लिक। तो इसके बाद में हम बात करते हैं एनएबीएच की, वो है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये क्यूसीआई मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके अंतर्गत ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक्रीडिटेशन प्रदान करती है हेल्थ केयर के हिसाब से। उसका हम ब्रीफ आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद जेसीआई है, ये है जॉइंट कमिश्नर इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन। ऑफ कोर्स अगर एनएबीएच की बात करते हैं तो इसमें हर लेवल के स्टैंडर्ड्स अलग हैं, हॉस्पिटल्स के हैं, क्लिनिक्स के हैं, आयुष के में भी आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होम्योपैथी सारे अलग है, योगा के अलग है, ब्लड बैंक के अलग है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अलग है। तो ये बहुत ही अलग अलग लेवल के स्टैंडर्ड इन्होंने बनाए हुए हैं। अब हम जेसीआई की बात करते हैं, वो एक बेसिकली इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन प्रोसेस है, एंड वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अगर एनएबीएच और जेसीआई में मैं फर्क बताऊंगी तो एनएबीएच बेसिकली इंडियंस के लिए है, इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, इंडिया की बॉडी है। और जेसीआई है वो इंटरनेशनल है, तो बड़े कुछ हॉस्पिटल एलोपैथी के टर्शरी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जेसीआई एक्रेडिटेशन भी होते हैं। अब कोई भी एक्रेडिटेशन की बात करते हैं तो वो क्या प्रोसेस है, तो एक मेजर प्रोसेस में है सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा, हम लोग ही बनाएंगे, हम लोग मतलब सारे स्टेक होल्डर्स मिलके बनाएंगे। तो उसमें प्रोवाइडर आ गए, जो हॉस्पिटल्स के ओनर्स है, जो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, गवर्नमेंट है, हमारे बाकी पैरामेडिकल्स है, पेशेंट्स है, ओवरऑल जो भी रेगुलेटरी नीड्स है वो एरिया की या वो कंट्री की, वो सारा देखते हुए एक फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स होता है। वो बहुत कम्बरसम बहुत लंबा प्रोसेस है, और इसमें बहुत मीटिंग्स होती है, पैनल्स बनते हैं, एक्सपर्ट पैनल होता है, वो लिखते हैं बाद में, बहुत मतलब मेहनत से ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड। उसके बाद अगर जो स्टैंडर्ड्स बने हैं उसको चेंजेस भी करने पड़ते हैं, जैसे वन टाइम स्टैंडर्ड हो गया वो नहीं है, उसके एडिशन बनते हैं, 5 साल के बाद नए हो गए, 10 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो एज पर नीड एज पर द रिक्वायरमेंट वो चेंजेस होते रहते हैं। उसके बाद जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनको एक्रीडिटेशन लेना है तो उनको सबसे पहले बिलिंग है, उसके बाद वो अपने आप को वो स्टैंडर्ड पढ़ के वो हिसाब से वो लेवल पे लाते हैं।
या ऑलरेडी है, तो उसके बाद वो एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा ये कोई भी एक्रीडिटेशन बॉडी को कि हम इच्छुक है और हमारा एक्रीडिटेशन आपके बॉडी के साथ हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन हमारा करे। उसके बाद कुछ टेकलिस्ट वगैरह होते हैं, एक्सपर्ट विजिट्स करते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो ऑब्जर्वेशन के बाद इम्प्रूवमेंट होते हैं। उसके बाद अगर वो स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच होता है तो कुछ फिक्स पीरियड के लिए उनको एक्रीडिटेशन दिया जाता है। ये तो सारे लोग जानते हैं कि वो लिखा जाता है एनएबीएच एक्रीडिटेशन एंड जेसीआई एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये एक मेजर मेन स्टेप्स है कोई भी एक्रीडिटेशन प्रोसेस का। अब हम इनक्वास की तरफ चलते हैं, तो बस डिटेल ना जाते हुए यहाँ पे आरोग्य मंदिर, सब सेंटर, पीएचसी, यूपीएचसी मतलब अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के बेसिकली स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। अगर हम एनएबीएच की तरफ जाते हैं तो उसमें भी अलग अलग है। एक तो मैं सिर्फ ऑफ कोर्स आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, एलोपैथी, ये सारा अलग अलग है। पंचकर्मा का अलग है, ब्लड बैंक का अलग है, आई का अलग है, डेंटल का अलग है। बट अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो एक्रेडिटेड स्टैंडर्ड्स फॉर होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स है, इसमें 10 मेन चैप्टर है। तो उसमें बहुत चैप्टर्स है, ये 10 है, और 10 में वापस सब टारगेट्स एंड सब टॉपिक्स भी है। उसको इतना हम डिटेल में नहीं जाते, बट मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ ये 10 क्या मेन चैप्टर्स है। एक है एक्सेस, असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। मतलब ये पेशेंट के प्रति, इसमें 5 होते हैं पेशेंट सेंट्रिक एंड 5 होते हैं मैनेजमेंट या जो हॉस्पिटल केयर केयर प्रोवाइडर्स एंड हॉस्पिटल स्टाफ है या हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है उनके प्रति। तो पहले ये पेशेंट के प्रति है। एक्सेस मतलब वही एक्सेसिबल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, अच्छा बोर्ड साइनेजेस होना चाहिए। उसकी देख असेसमेंट मतलब उसको देखते ही कैसे ट्रीट करना है, कैसे एग्जामिन करना है वो। कंटिन्यूटी ऑफ केयर मतलब कैसे आप ओपीडी से आईपीडी भेजोगे अगर चाहे तो, या अगर आप रेफरल करना चाहते हो तो कैसे करोगे। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है और वो ये स्टैंडर्ड में आती है। उसके बाद केयर ऑफ पेशेंट, पेशेंट के आप कैसे केयर लोगे, तो कैसे ओपीडी आपका कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या एमआरडी नंबर कैसे होगा, मतलब जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन होता है क्या है, ये सारी बातें वहां पे लिखी गई है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशंस, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब बहुत मेडिसिन होती है हमारे कोई भी फार्मेसी में या हॉस्पिटल में हो या डिस्पेंसरी में हो, तो उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑर्डर्स होते हैं मेडिसिन देने के, कौन दे सकता है, क्या हायरार्की है, मेडिसिन कैसे रखे जाते हैं, उसका रखने का। जैसे इसमें अगर लासा मेडिसिन कहते हैं, लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक, मतलब वो दिखने में स्पेलिंग अच्छा है, एक जैसे ही दिखता है। अगर ऐसी मेडिसिन हमने साथ साथ रखी तो हो सकता है जो हमारा फार्मासिस्ट देने वाला है वो गलती से दूसरी मेडिसिन दे दे। तो इसीलिए ये चीजें भी वहां पे लिखी हुई है। ऐसे अनेक चीजें यहाँ पे है कि कैसे लेना चाहिए, कैसे परचेस होना चाहिए, कैसे उसका परचेस साइकिल होता है। फीफो मतलब क्या एक्सपायरी डेट के हिसाब से मैनेज करते हैं, कहाँ रखनी है, उनका कैसे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ये सारी बातें हैं। पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन, ऑफ कोर्स जब भी पेशेंट हमारे पास आता है उसके क्या राइट्स है, मतलब कोई भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे कोई भी होम्योपैथिक हॉस्पिटल में देखिए आप, कोई भी मेडिकल कॉलेज में देखिए, तो पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन मतलब क्या है कि पेशेंट के राइट्स क्या है कि वो अपना ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ले, कितना दिन तक ठीक होना है ये एक मोटा मोटा डॉक्टर बताए, कितनी फीस लगेगी ये बताए। तो ये जैसे कंसल्टेशन है 1000, कंसल्टेशन 500, ये सारी चीजें आपको वहां डिस्प्ले करनी है। उनकी राइट्स क्या है, उनका एजुकेशन मतलब अगर उनको कौन सी बीमारी है वो हिसाब से उनको हमें ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, या ये आप अस्थमेटिक हो तो कहते हैं ना ठंड है केला मत खाइए, दही मत खाइए, या ये जो एजुकेशन है, या अच्छा हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, आप क्या चीज खाए क्या चीज नहीं खाए, या कैसे एक्सरसाइज करें, ये सारी बातें रिलेटेड टू पेशेंट एजुकेशन। राइट्स मतलब जो उनका हक है, इसके बारे में ये चैप्टर डिटेल में लिखता है। उसके बाद है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, तो जहाँ पे भी इंडोर पेशेंट है, ओपीडी है, ब्लड टेस्टिंग हो रहा है, बहुत कुछ प्रोसेस हो रहा है, तो वहां पे होम्योपैथी में भी हो रहा है, ये सारी चीजें तो हमारे हॉस्पिटल्स में भी होते ही हैं। तो इन्फेक्शन कंट्रोल ये बहुत है। हम कोविड के टाइम तो हम जान गए कि इन्फेक्शन कितना सीरियस हो सकता है और इसको कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए वेरियस चीजें इसमें हैं, वो खैर मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ
क्वालिटी सर्कल्स, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटीज, बहुत सारी कमिटीज बनती है और कमिटीज का जो स्ट्रक्चर है वो एक क्लियर दिया गया है और वो हिसाब से वो कमेटी काम करती है और हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कि क्या कमेटी क्या काम करेगी, कौन किसे सुपरवाइज करेगा, क्या पीरियोडिकली हमें देखना है, ये सारी बातें यहाँ पे होती है। अब उसके बाद जो आती है वो पेशेंट सेंट्रिक है बेसिकली चैप्टर्स, कि कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, मतलब कंटिन्यूअस उनकी जो भी क्वालिटीज है वहां पे, वो जैसे मैंने पहले भी किया कि इट इज अ डायनेमिक थिंग, इट हैज टू बी इंक्रीज्ड, इट हैज टू बी इम्प्रूव्ड डेली, मतलब डेली मतलब टाइम के हिसाब से एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बाकी चीजें जैसे बदलती है, जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, जो भी नीड्स बदलती है। बाद में है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, तो जो भी हॉस्पिटल रन कर रहा है उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे एन्यूमरेट की गई है कि ये चीजें वो उनकी होनी चाहिए। अब फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी, मतलब सेफ्टी क्या होनी चाहिए, फायर सेफ्टी होनी चाहिए, आग ना लगे, तो पेशेंट सेफ्टी होनी चाहिए, तो ये कमिटीज होती है वो हिसाब से उनमें दिखा है। वेरियस सेफ्टी ड्रिल्स भी करने हैं, उसके भी रजिस्टर मेंटेन करने हैं, ये सारी बातें इसमें लिखी गई है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारी सारी सुविधा है, स्ट्रक्चर बढ़िया है, सारे प्रोसीजर्स है, लेकिन हमारा ह्यूमन रिसोर्स वो लेवल का नहीं है या वो कम है, तो ये चीज कभी भी क्वालिटी हेल्थ केयर के तरफ नहीं जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं आते, लेकिन बाकी सारा पैरामेडिकल के साथ जो भी हमारे यहाँ अकाउंट्स फंक्शन वाला है या सिक्योरिटी गार्ड है, जो हॉस्पिटल में खाना बनाने में किचन में एक शेफ है वो भी आता है। तो एंटायर ह्यूमन रिसोर्स, क्या उनकी एचआर पॉलिसी कैसी है, उनकी रिक्रूटमेंट कैसी होती है, सिलेक्शन कैसे होता है, उनकी हेल्थ की प्रति, जैसे कोई खाना बना रहा है किचन में, वही अगर टाइफाइड है कैरियर तो क्या होगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें माइन्यूटली, उसका वैक्सीनेशन, उनका अपग्रेडेशन, नॉलेज अपग्रेडेशन, स्किल अपग्रेडेशन कैसे होता है, ये सारी बातें वहां लिखी है। 10वां जो चैप्टर है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम मतलब इन शॉर्ट में कहूंगी ये रिकॉर्ड कीपिंग है, कि आपको कौन सा रिकॉर्ड कितने दिन, रिटेंशन पीरियड कहते हैं, कैसे रखना है, क्या फाइल्स बनने हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक रखना है, ये सारी बातें यहाँ पे चैप्टर में डिटेल्स में लिखी है। तो ये मेन 10 चैप्टर है, तो मैंने एक ब्रीफ में उसका एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, इसमें स्टैंडर्ड्स फॉर एंट्री लेवल आयुष हॉस्पिटल्स भी है, वो भी 10 है। उसके बाद एंट्री लेवल आयुष सेंटर्स है, वो 8 ही है। उसमें से जो प्रॉपर हॉस्पिटल सेंट्रिक है वो वहां पे है नहीं, तो ये 8 है। एक्सेस, असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर तो है, केयर ऑफ पेशेंट्स भी है, पेशेंट्स राइट्स एंड एजुकेशन है, ऑफ कोर्स इन्फेक्शन कंट्रोल है, कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो होना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट भी है, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी भी है कि कैसे आप सेफ्टी और कैसे मैनेज कर रहे हो, फैसिलिटी सारी कुछ जो हम दे रहे हैं, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इंटीग्रेशन, ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक आयुष सेंटर है उसमें बेसिकली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन बीसीसी आईसी एक्टिविटीज है, कि कैसे कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके हम सारे लोगों को हेल्थ के प्रति या हेल्थ केयर के प्रति और प्रिवेंशन के प्रति बताएं और हर समाज के स्तर को अच्छे क्वालिटी हेल्थ की तरफ ले आए। तो इसीलिए कम्युनिटी कैसे इन्वॉल्व हो और कैसे इंटीग्रेटिव वे में काम हो, इसीलिए ये 8वां यहाँ पे चैप्टर है। और उसके साथ स्टैंडर्ड्स फॉर आयुष ट्रीटमेंट एंड वेलनेस सेंटर्स भी है, बस हम इसके डिटेल में नहीं जाते। बट जब भी हम कोई भी एक्रेडिटेशन की प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, तो कोई डॉक्यूमेंटेट हमें करना होता है, तो क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है इसके बारे में मैं ब्रीफ में बताऊंगी कि एनी जो भी हम एक्शन प्रोसेस अक्रॉस द डिपार्टमेंट क्यों होता है। एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक गाइड है, जैसे कोई भी ये स्टैंडर्डाइज करता है हमारे प्रोसेसेस को और एक्शन को अक्रॉस द हॉस्पिटल, अक्रॉस द क्लिनिक्स और चेन्स ऑफ क्लिनिक्स है या अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स। तो ये एक स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस है और वो डॉक्यूमेंट के तरफ प्रति हम लिखते हैं, इसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। और 3 मेन टाइप है डॉक्यूमेंटेशन के। एक है ऑपरेशंस, मतलब जो भी आपके प्रोसेस है, कैसे पेशेंट एडमिट होगा, कैसे रेफर होगा, या ये सारी, या हम कैसे मेडिसिन डिस्पेंस करेंगे, कैसे पैकेज होंगे, ये एक एग्जांपल के तौर पे है। क्वालिटी मतलब क्वालिटी कैसे होना चाहिए, कितना पेशेंट जगह बैठने की कैसी होनी चाहिए, एसी होना चाहिए क्या, पानी कैसे होना चाहिए, आरओ लगना चाहिए क्या है, ये सारी क्वालिटी की प्रति बात हो गई। तीसरा है स्पेशलाइज, मतलब उसमें सेफ्टी,
कि हर एक को सेफ्टी क्या देनी चाहिए वहां पे, कैसे चीजें हम रखेंगे क्लिनिक में, कितना बिजनेस कंटिन्यूटी, मतलब अगर कोई पानी ही भर गया तो क्या होना चाहिए, मतलब एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। या एकदम आग लग गई, या वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सडनली कोई भी जगह है वहां पे 5 घंटे का पावर कट हो रहा है, तो क्या हम अंधेरे में पेशेंट में मोमबत्ती लगा के देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या हमारा अरेंजमेंट है? तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। अगर इसका एक डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं तो ये चीजों के हिसाब से हमें अपने अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि क्या टाइप्स डॉक्यूमेंट है। तो ये मेजॉरिटी चार है। एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका विजन, मिशन, स्ट्रैटेजीज, गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, ये सारा उसमें होता है। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। उसके बाद है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, जो हम वेरियस प्रोसेस वहां पे या जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उसमें क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो होते हैं। वो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भी, एसटीजीज भी हो सकते हैं, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, या ओरल प्रोसेस के भी हो सकते हैं। बाद में वर्क इंस्ट्रक्शंस, मतलब क्या है, टास्क क्या है, कौन क्या टास्क करेगा, एमडी एमए से हॉस्पिटल तक क्या करेगा, नर्सिंग स्टाफ क्या करेगा, डॉक्टर ओपीडी में क्या करेगा, कौन हर स्टाफ के प्रति वो क्या काम करेगा, उसका कमांड कैसे होगा, उनकी चेन ऑफ मतलब उनका रिपोर्टिंग कैसे होगा, वो कहाँ से ऑर्डर फॉलो करेंगे। ऐसे एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर जहाँ पे लिखे जाते हैं वो है वर्क इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट। उसके बाद फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स होते हैं। हर एक का केस टेकिंग पर फॉर्म अलग है, कंसेंट फॉर्म अलग है, या मेडिसिन देने का फॉर्म अलग है। तो अनेक अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स है, फॉर्मेट्स है, वो एक अलग डॉक्यूमेंट के पैटर्न है। तो ये चार टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेजोरिटीली होते हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी डॉक्यूमेंट कंट्रोल पे। डॉक्यूमेंट कंट्रोल में मतलब कोई भी चीज टाइप कर ली, लिख ली, ये डॉक्यूमेंट आइडियल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उसमें हमेशा नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई क्वालिटी डॉक्यूमेंट बनाया है या एचआर पॉलिसी बनाई है, अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई है, तो क्या डॉक्यूमेंट का नाम होना चाहिए, प्रॉपर लिखना हुआ, उसके सबसे पहले नाम, उसका पर्पज, ये क्यों है, ये डॉक्यूमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए है, या ये डॉक्यूमेंट जो भी आप डॉक्यूमेंट क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें इसके लिए है। तो वो पर्पज होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ क्रिएशन, मतलब एकदम तो डॉक्यूमेंट नहीं बनता ना, हो सकता है कोई कमिटी हो, या दो चार लोग हो, या एक दो जने हो, वो कब बना रहे हैं उनके नाम, उसके बाद वो कब बनाया, डेट क्या है, किसने अप्रूव किया, बन गया वो हो गया, ऐसे नहीं होता। उसके बाद वो वेरियस स्टेप में देखी जाती है, क्योंकि जब हम टीम में काम करते हैं, दो चार लोग, हर एक का कोई प्लस है कोई निगेटिव है, तो एक कोहेजिव वर्क होता है, कोहेजिव ग्रुप होता है, और हम अच्छा आउटपुट देते हैं। तो उसके बाद क्रिएशन के बाद अप्रूव कब हुआ, किसने किया, उसके बाद रिव्यू भी है, वो कौन करेगा, और वो टाइमली रिव्यू होता है, 2 साल के बाद हुआ, 1 साल होगा, तो वो ऐसे नहीं कि एक बार बना दिया 10 साल वही चला, नहीं। उसको टाइमली रिव्यू करना है, 1 साल 2 साल, या जब भी नीड हो, या जब भी कोई चेंजेस हो गए। उसके बाद उसके एडिशन बनते हैं कि एक डॉक्यूमेंट 1 जनवरी 2021 में बना था, उसके बाद उसकी नीड हुई तो हमने उसका नई सेकंड एडिशन बनाई, मे बी 1 जनवरी 2025 में। तो ये वहां पे लिखा होना चाहिए। उसकी एक्सपायरी क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट 5 साल वैलिड है, 2 साल वैलिड है, अगर कोई अमेंडमेंट नहीं आया, ये भी वहां पे लिखा होना चाहिए। ये मैं मेन एग्जांपल्स दे रही हूँ। पेजिनेशन, पेज नंबर्स, इंडेक्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट नंबर, ऑफ कोर्स, डॉक्यूमेंट नंबर 1 2 A B, जो आप चाहते हो, एक सीरीज होता है, वो आप डिसाइड करोगे, वो हिसाब से सारे डॉक्यूमेंटेशन का नंबर होगा। ऑफ कोर्स साइंड होने चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और इसके सिवा जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट बनते हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट में जो वो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड काम करते हैं उसको देना भी जरूरी है। ऐसे नहीं है कि बना दिया और हमने रख दिया। तो ये जो स्टेक होल्डर्स है, यूजर्स है, उनको वो देना चाहिए, उनका ट्रेनिंग देना चाहिए, उनकी बातें करनी चाहिए, और इनको एक कॉपी रेफरेंस के लिए हमेशा देनी चाहिए। अब प्रोसेस की बात करते हैं, तो प्रिपरेशन, कोई भी एक्रेडिटेशन या क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए असेसमेंट जो भी होते हैं, उसके क्या प्रोसेस है, मेन प्रोसेस है। जैसे प्रिपरेशन है,
पहले क्या क्या आपका विलिंगनेस है, आप क्या वहां लेवल पे हो, नहीं हो तो वहां पे कैसे हम जा सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट है, उसके बाद चेकलिस्ट है, सेल्फ रिव्यू है, हम अपने आप को देखते हैं कि कम हम जो रिक्वायरमेंट है उसके आसपास है या नहीं है। अगर हमें लगता है नहीं है तो हम वापस चेंज कर सकते हैं और अपने आप को वो लेवल पे ला सकते हैं। उसके बाद एक्चुअल असेसमेंट होती है, वो पीयर रिव्यूड होती है, बेसिकली हम में से ही लोग होते हैं, वो हमारे यहाँ पे आके दो तीन जो भी उनके नॉर्म्स है वो हिसाब से आते हैं, वो देखते हैं और उसके बाद उनका रिपोर्ट देते हैं स्टैंडर्ड के प्रति। उसमें कोई फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होता, वो जो रेगुलर वहां पे जो चीज है वो सिर्फ हाईलाइट होती है और उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट एज अ कलेक्टिव टीम होता है वो। उसके बाद उसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो अगर आपके स्टैंडर्ड से थोड़े कम है तो क्या चेंजेस है वो हमें चेंजेस करने पड़ते हैं जो हॉस्पिटल है उसको। उसके बाद वापस रिव्यू होता है एंड बाद में वो अप्रूवल प्रोसेस में जाता है एंड वो एक्रेडिटेशन उनको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। उसके बाद सर्वेलेंस असेसमेंट होती है एंड उसके बाद कुछ सालों के बाद जो टाइम पीरियड है उसके बाद रिन्यूअल, मतलब वो एक बार मिल गया तो सदा के लिए है ऐसे नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए वो रिन्यूअल सर्वेलेंस ये सारी असेसमेंट्स में भी आ जाती है। तो ये एक जनरलाइज प्रोसेस है कोई भी एक्रेडिटेशन का। अब ये क्वालिटी लाने के लिए क्या मेन रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले हमारा विलिंगनेस, कि क्या हम क्वालिटी हेल्थ केयर प्रदान करना चाह रहे हैं। अगर वो विलिंगनेस ही नहीं है तो वो कभी आगे नहीं आएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी अपना विलिंगनेस, हम लोगों का जो भी इसमें मेन स्टेक होल्डर्स है उनका विलिंगनेस होना चाहिए। बाद में टॉप मैनेजमेंट, अगर बड़ा हॉस्पिटल है 20-30 डॉक्टर चाह रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, आपका टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आपके जो चेंजेस करने पड़ते हैं वो आप मिलके नहीं कर सकते हो अनलेस एंड वो आपको ऊपर का सपोर्ट है वो नहीं होगा कोई भी एक हॉस्पिटल को देखते हैं तो। उसके बाद विजन मिशन एंड गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ विजन होना चाहिए, मिशन कुछ गोल्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके बाद ही हम प्लान करके चलेंगे वो हॉस्पिटल की बात करें तो। उसके बाद अवेयरनेस, लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्वालिटी है, कैसे होनी है, उससे फायदे क्या है, उसके प्रति एजुकेशन, मतलब क्या स्टैंडर्ड्स है, कैसे बनाए, कैसे चेंज होंगे। कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन भी होना चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स है उनको भी हमने बताना चाहिए कि ये नया ट्रेंड आया है, इसके हिसाब से चलो, इसके ये फायदे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। एवरी डे थिंग्स आर चेंजिंग, तो हमें अपने आप को और अपने साथियों को भी साथ में अपग्रेड करना जरूरी है। टीम वर्क है, ऑफकोर्स ये एक दो लोग मिलके नहीं कर सकते। चेंज मैनेजमेंट है, जो भी चेंजेस आते हैं अच्छे तरफ तो उसको मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम रूटीन में काम कर रहे हैं तो एकदम सडनली कोई लेता नहीं है, बट चेंज मैनेजमेंट इज इंटीग्रल पार्ट। बाद में इनकलकेटिंग न्यू हैबिट्स, जब भी चेंज होता है हमें अपनी हैबिट्स नीड के हिसाब से होनी चाहिए। बाद में क्वालिटी के ग्रुप्स है, सर्कल्स है, तो डिस्कस करके हम चीजें चेंज कर सकते हैं, एक नहीं तो अनेक सारे लोग मिलके हर एक का व्यू पॉइंट देखते हुए, हर एक का एक्सपीरियंस देखते हुए हम ये काम करते हैं। और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड बेंचमार्किंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर इसके साथ में अगर क्वालिटी एंड होम्योपैथ्स की या होम्योपैथी फील्ड के रिलेटेड बात करूं तो इसमें ये मेन पॉइंट है। ऑफ कोर्स क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो, ये सारी बातें जो टेक्निकल है वो मैंने ब्रीफ में बताई है। लेकिन अगर एक भी होम्योपैथी की केयर है तो हमें क्या मेन मेन होना चाहिए, सबसे पहले होम्योपैथ मतलब हम लोग, हमारा एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए, हमें अपने आप को अपडेट करना चाहिए, करंट ट्रेंड्स, करंट चेंजेस, कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, ग्रुप डिस्कशंस, हम आपस में ये जो है अभी हम कर रहे हैं वो एक ग्रुप डिस्कशन है, हम सारे मिलके अपने आप के जो एक्सपीरियंस है शेयर कर रहे हैं, उससे हमें एक दूसरे को ही फायदा हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा उसका एग्जाम्पल है। कॉन्फ्रेंस सेमिनार अटेंड करो। और अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारी रेगुलेटरी बॉडी जैसे एनसीएच की बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, वो एक स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि क्या कॉलेज कैसे होना चाहिए, बीएचएमएस में क्या, एमडी में क्या, ये सारी बातें हैं। अब उसके बाद हम सारे अच्छे हैं, उसके बाद डॉक्टर्स अच्छे हैं, क्वालिटी है, उनका नॉलेज है, लेकिन क्वालिटी ऑफ मेडिसिन कैसी है। वी कांट फाइट विदाउट वेपन्स, आर वेपन्स आर मेडिसिन, तो वो अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए। उसमें भी अनेक है, जीएमपी गाइडलाइंस है, तो उसको मैं अगर डिटेल नहीं जाऊंगी, टेस्टिंग है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रति अगर हम देखते हैं तो लेवलिंग, पैकेजिंग, प्रिपरेशन, बैक पोटेंशिया, सोर्स मटेरियल, ये सारी चीजें यहाँ पे मिली है, तो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन भी होनी चाहिए।
बाद में हमारी जो क्लिनिक, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, उसमें क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है हमारे रोज के, कैसे स्टैंडर्डाइजेशन हमने किया है, कैसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हम करना चाह रहे हैं। और इसमें एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर्स अच्छे हैं कोई बात नहीं, अगर हमारे क्लिनिक में जो कंपाउंडर है या फार्मासिस्ट है वो ही दवाई ठीक नहीं दे रहा है, उसको पता नहीं है और वो कंफ्यूज कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं, हमारी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर वो गलती करेगा। तो उसको भी हमें वो लेवल तक लाना है, उसको भी समझाना है, ताकि वो एरर ना करे, हमें भी देखना है बीच बीच में। तो ये एचआर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी सिस्टम, कोई भी पैथी, कोई भी साइंस, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना अधूरा है। तो रिसर्च डेवलपमेंट एक इंटीग्रल है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ऑफ कोर्स आउटकम्स, हेल्थ इंडिकेटर्स की हम बात ही कर रहे हैं, हिसाब से पेशेंट सेटिस्फेक्शन है तो उसके आउटकम, पेशेंट अच्छे होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए, और ओवरऑल जो इंडिकेटर्स है वो भी अच्छे होने में हमारी मदद होनी चाहिए। बाद में यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, HMIS है, वहां पे हम डेटा कैसे रखते हैं। बाद में ABDM है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उसमें क्या है, आभा आईडी है, उससे आप इंटीग्रेट करते हो, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन होती है, हेल्थ डॉक्टर्स की रजिस्ट्री है। तो इससे क्या होता है, सारा चीज एक दूसरे को, ABDM के मैंने एक बीच में पहले लेक्चर ABDM पे लिया था, तो इसमें बारे में मैंने बताया था। तो ये जैसे नए सॉफ्टवेयर है, हमारे पास काफी कंप्यूटराइज रेपोजिटरीज है, हमारे सॉफ्टवेयर है, मोबाइल एप्स है हर एक चीजों के लिए। तो ये सारी चीजें हमें सोच के अपने हिसाब से इनका यूज करते हुए एक अच्छा क्वालिटी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम लोगों को दे सकते हैं। उसके बाद ये जो मेन चीजें मैंने बताई है, तो दैट्स व्हाट आई कैन से, लेट्स बी यूनाइटेड फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर थ्रू होम्योपैथी फॉर बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। यही हमारा, मेरे ख्याल से हम सारे लोगों का एजेंडा है, और इसके प्रति हम काम करते हैं और करते रहेंगे एज अ टीम। दैट्स ऑल, थैंक यू, नमस्कार। हाँ, यस। लीना जी, आपने बड़ा अच्छा आज का प्रेजेंटेशन दिया है। क्वालिटी और क्वालिटी आज के कम्पिटिटिव एज में इसका सबसे बड़ा आवश्यकता है। अभी हाल में मैं NCH का मीटिंग अटेंड कर रहा था, और NCH के मीटिंग में अ, इस बात की चर्चा थी, हम लोगों ने सुझाव भी दिया है कि हम लोग अपने होम्योपैथी में अपग्रेड कैसे होते रहें, यानी कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैसे होते रहें, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। और इस क्रम में आपका जो आज का लेक्चर था, ये क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और आजकल बहुत सारे जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, NABH का, NAC का पैरामीटर्स, और जितने भी होम्योपैथिक कॉलेज का कॉलेजेस के लिए स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही है, और हॉस्पिटल के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड की बात करी जा रही है। तो धीरे धीरे इस कम्पिटिटिव एज में चाहते हैं, तो इसके ये नहीं है कि हम लोग पुराने के तरह से लकीर के फकीर बन करके ही अपने को देखें। रोगी ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक होने के लिए उसका एक प्रोसेस भी जो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो लोग, रोगियों को अट्रैक्शन नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा। इसलिए इंडिविजुअल, लीना जी, आप थोड़ा सा इंडिविजुअल क्लिनिक में था कि हमारे प्रैक्टिशनर्स इसमें जो है, उस पर थोड़ा सा इंडिविजुअल क्लिनिक की चर्चा कीजिए। इंडिविजुअल में कैसे लाने, 2-3 मिनट में उसके विषय में थोड़ा जी हाँ। लीना जी। हाँ हाँ सर, सुन लिया मैंने। तो ये मैंने हाँ, एक ओवरऑल व्यू दिया था, लेकिन अगर कोई एक एक हम प्राइवेट क्लिनिक की बात कर रहे हैं, जैसे हम एक डॉक्टर और अपना क्लिनिक का है, तो उसमें जैसे मैंने लास्ट के स्लाइड में बताया था कि हम अपने को कैसे अपडेट रखते हैं नॉलेज के हिसाब से, करंट ट्रेंड्स क्या है, क्या नई मेडिसिन आई है क्या, जो हम कैसे डेटा पेशेंट का रख रहे हैं, उससे क्या सीख रहे हैं, कैसे फॉलोअप ले रहे हैं। तो हमारा जो खुद, मतलब जो भी हम डॉक्टर है, उनकी अपग्रेडेशन, नॉलेज तो हर एक को है, हर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है, लेकिन कैसे वो एक्सपीरियंस लेता है आपके रोज के प्रैक्टिस से, और वो कैसे अपने पेशेंट को ट्रीट करने के प्रति उसको
धीरे धीरे एक्सपीरियंस को यूज करता है। एंड एट द सेम टाइम जैसे हम सारे मिलते हैं, हम एक दूसरे के जो डिस्कशन करके एक दूसरे के जो फायदा होता है कि किसने क्या मेथड यूज किया, तो एक पीयर रिव्यूड एक डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, अटेंड सेमिनार करना, अपने आप को अपग्रेड करना, ये बहुत जरूरी है सर। और नए ट्रेंड को लेके आना, हमारे जो सोच है, जैसे मोबाइल है आजकल, मोबाइल एप्स अगर है कोई, अगर हम रेपर्टराइजेशन कर रहे हैं मोबाइल पे है, तो हम क्यों ना यूज करें। तो नई टेक्नोलॉजी को यूज करा जाए, उससे हमारा पेशेंट्स को भी फायदा होता है और हमें अपने आप को रिकॉर्ड, क्योंकि आप देखते हैं सर क्रॉनिक पेशेंट में बहुत बार हमें लगता है कि ये पेशेंट 2 साल में बहुत बढ़िया हो गया, उसका रिलैप्स भी नहीं आया, लेकिन हमें पता ही नहीं होता हमने उसको क्या मेडिसिन दिए है। या हमारा पेशेंट होता है पहले का पर्चा होके आता है, खास करके सरकार में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये प्रोसेस भी अच्छी होनी चाहिए। हमारा क्लिनिक कैसे है, नीचे है या बहुत ऊपर है, कितना मिनिमम क्या है, मतलब जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट भी आप पता है क्या क्या उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड्स लिखे गए थे कि इतना होना चाहिए, इतना मिनिमम होना चाहिए। वो सारी चीजें अगर मतलब एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट अपने आप को और आने वाले पेशेंट को, जहाँ प्राइवेसी से हम किसी से, क्योंकि हम हिस्ट्री लेते हैं, तो वो ऐसे है क्या कि हम किसी को पूछ रहे हैं और बाहर जो वेटिंग एरिया में पेशेंट बैठा वो सारा सुन रहा है क्या, नहीं है ना, ये एक देखना है। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर हम सोचते हैं तो उसमें भी काफी फर्क होता है। उसके बाद हमारा एम्बियंस कैसे है, मतलब क्लीन है ना, बहुत हाईफाई बात नहीं कर रही हूँ, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके साथ क्लीन है, सारी चीजें है, पेशेंट को पीने का पानी है, वेटिंग एरिया अच्छा है, फैन वैन लगा हुआ है, हमारा रिसेप्शनिस्ट है या जो भी है वो अच्छी तरह पेशेंट को नंबर दे रहा है, मतलब उसका वेटिंग टाइम भी कम हो रहा है, टाइम से अपॉइंटमेंट्स दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो अच्छे हैं, अच्छे क्वालिटी के ले रहे हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं प्रॉपरली, जो हमारे फार्मेसी के हिसाब से वो कैसे रख रहे हैं, स्मेल वाले प्रोडक्ट्स के साथ नहीं है ना, धूप में डायरेक्ट नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, उसका लेबलिंग क्या है, एक्सपायरी क्या है, ये सारा देखना। एट द सेम टाइम जो हमारा मेडिसिन डिस्पेंस करता है, अधिकतर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई फार्मासिस्ट होता है या डिस्पेंसर होता है, वो मेडिसिन देते हैं। बहुत जगह डॉक्टर कम खुद देते हैं, तो जहाँ डॉक्टर खुद दे रहे हैं वहां पे तो अलग है, लेकिन जहाँ मैक्सिमम जगह पे कोई ना कोई डिस्पेंस कर रहा है, तो वो बंदा कितना पढ़ा लिखा है, उसे क्या हमें समझाना है कि 1 ग्राम क्या होता है, ग्लोब्यूल साइज क्या होता है, कितने ड्रॉप्स डालेगा, कैसे पुड़ी देगा, कैसे स्टार्ट है। तो ये उसको समझाना है, और एक समझाना ही नहीं है तो उसको देखना भी है कि वो सही दे रहा है क्या। नहीं तो हमने नक्स वोमिका लिखा, उसने उठा के नक्स देखा, मोस्टाटा दे दिया, ऐसे तो नहीं हो रहा है ना। तो ये चीजें, और एट द सेम टाइम पेशेंट को भी हम पूछे कि आप कैसे हैं, तो पूछते ही है, लेकिन उनके प्रति उनका क्या विचार है कि हमें क्या अपग्रेड करना चाहिए, ये भी हम सुने। तो ये चीजें मीना मैं जी, सर बताना चाह रही हूँ, दैट्स ऑल। बहुत ही अच्छा आपका सेशन रहा और बहुत जानकारी मिला और आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। तो आपका बड़ा अच्छा हम लोगों को लगा आज का लेक्चर हम लोगों का। फिर से आप एक बार लेक्चर फिर आइए, अगले सेशन में हम लोग फिर आपसे और